नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अरस्तु ने सबसे बेस्ट शासन प्रणाली किसे माना। अरस्तु ने सबसे बढ़िया संविधान किसे माना। दोस्तों बात करते हैं कि सर्वोत्तम राज्य, या फिर हम ये कहेंगे कि अरस्तु के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य क्या है। अरस्तु के विचारों में सर्वश्रेष्ठ संविधान कौन सा है, अरस्तु के विचारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है। क्योंकि राज्य और संविधान को एक ही मानता है अरस्तु। दोस्तों ये आप याद रखना कि संविधान को प्राप्त करने के लिए, वो कहता है कि संविधान को प्राप्त करने के लिए लोग सबसे पहले राज्य में रहने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब राज्य बन जाता है तो उनको संविधान की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अरस्तु ये कहता है कि संविधान की प्राप्ति के लिए लोग राज्य में रहने के लिए मजबूर होते हैं, राज्य में रहते हैं, इसलिए वह राज्य को और संविधान को एक ही मानता है। दोस्तों ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कि सर्वोत्तम राज्य क्या है या सर्वश्रेष्ठ राज्य क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ संविधान क्या है। सर्वश्रेष्ठ संविधान क्या है, सर्वश्रेष्ठ संविधान क्या है। दोस्तों हम इसकी बात करते हैं, सर्वोत्तम संविधान या फिर सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं, कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको दोस्तों कि अरस्तु ने 6 प्रकार के संविधानों की बात की थी। मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, एक सूत्र लिख देता हूँ आपके सामने दोस्तों बहुत जल्दी। रानी कूद संयम से लोक में, रानी कूद संयम से लोक में, ये एक सूत्र आप याद कर लेना। फार्मूला समझाने की दृष्टि से मैंने ये बना रखा है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे रा का मतलब हो गया राजतंत्र दोस्तों, राजतंत्र। नी का मतलब हो गया, ये संविधानों का परिवर्तन देता है तो इस तरह से समझा देता हूँ। नी का मतलब हो गया निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र शासन व्यवस्था दोस्तों। कु का मतलब हो गया कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र। और ध का मतलब हो गया धनिक तंत्र, धनिक तंत्र। धनिक तंत्र को दोस्तों अल्प तंत्र कहते हैं। ठीक है, और इसको श्रेणी तंत्र के नाम से भी जानते हैं, श्रेणी तंत्र के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आगे हम नाम देते हैं, धनिक तंत्र किस में बदलेगा। धनिक तंत्र के बाद में संयंत्र तंत्र, संयंत्र तंत्र जिसे अंग्रेजी में अरस्तु ने पॉलिटी कहा। ठीक है, और इसी को वह मॉडरेट स्टेट या मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानता है दोस्तों। और ये बात करते हैं यहाँ पर अपन। और इसके बाद में जो बात आता है वह आता है लोक यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पुणे क्या आ जाता है, राजतंत्र आ जाता है। तो संविधान का चक्कर दिया था अरस्तु ने। ये संविधान का चक्कर क्यों दिया था, हमें यह समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। संविधान का चक्कर इसलिए दिया क्योंकि वह एक व्यावहारिक राज्य की, या हम यूं कहें कि एक व्यावहारिक संविधान की तलाश कर रहा था कि कौन सा संविधान सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। ठीक है, अब वो यहाँ से पहले के ज़माने में राजतंत्र ही हुआ करता था दोस्तों, तो राजतंत्र को सबसे पहले वह सर्वश्रेष्ठ मानता है। राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना और फिर ये कहता है कि इसमें कुछ जैसे जो राजा होते हैं वह अपने स्वार्थ के लिए काम करता है तो वो राजतंत्र अच्छा है, लेकिन उसमें भी लंबे समय तक वह राजा शासन करता है तो वो किस में बदल जाता है, निरंकुश शासन राजतंत्र में बदल जाता है, निरंकुश शासन प्रणाली में बदल जाता है। क्योंकि जो राजा होता है वो अपना हित चाहने लग जाता है, स्वार्थ के लिए कानून व्यवस्था बनाने लग जाता है। तो इसलिए इसकी नज़रों में राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ अब नहीं है। राजतंत्र किस में विकृत रूप ले लिया, निरंकुश राजतंत्र। फिर उसने सोचा कि निरंकुश राजतंत्र में क्रांति आती है और उसके बाद में जो संविधान बनेगा वो है कुलीन तंत्र। तो उसने सोचा कि कुलीन तंत्र, अभिजात वर्ग, इसको अपन ये कह सकते हैं कि अभिजात तंत्र भी कह सकते हैं। फिर उसने सोचा कि यार कुलीन तंत्र बहुत अच्छा शासन प्रणाली है, इसमें
अभिजात वर्ग है, कुलीन वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, इनको कोई भूख तो होती नहीं है और ये क्या करते हैं, इनमें कोई तृष्णा नहीं होती है, ठीक है, कोई चाहत नहीं होती है, तो ये लोग अच्छा शासन करेंगे। तो उसने दिमाग लगाया कि ये लोग भी कुछ समय के लिए शासन करेंगे, बाद में इनमें भी क्या आ जाती है, निजता की भावना आ जाती है और स्वार्थ की भावना हो जाती है, और ये जो शासन प्रणाली है कुलीन तंत्र किस में बदल जाएगा, धनिक तंत्र में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, धनिक तंत्र में बदल जाएगा। कब, जब कुलीन तंत्र अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा तो वह शासन प्रणाली किस में हो जाएगी, धनिक तंत्र। बाद में वो कहा कि यहाँ पर क्रांति होती है, यहाँ संविधान बदल दिया जाता है, और बाद में जो संविधान होगा वो कैसा होगा, संयंत्र तंत्र। वो कैसा होगा, संयंत्र तंत्र। और इस संयंत्र तंत्र को वह पॉलिटी नाम देता है। क्या नाम देता है दोस्तों, पॉलिटी नाम देता है। और इसी को वह संवैधानिक शासन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहता है। इसको वह संवैधानिक शासन के नाम से भी जानता है। अरस्तु ने इसे ही क्या बोला, संवैधानिक शासन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक शासन प्रणाली के नाम से जिसे वह कहता है वह है पॉलिटी। यानी कि धनिक तंत्र के बाद में जो शासन प्रणाली आएगी अरस्तु के अकॉर्डिंग वह है संयंत्र तंत्र। और इसी संयंत्र तंत्र को ही वो क्या कहता है कि यह मध्यम मार्गीय क्या है, शासन प्रणाली है। मध्यम मार्गीय शासन प्रणाली है दोस्तों। ये मध्यम मार्गीय शासन प्रणाली, इसको नाम क्यों दिया, क्योंकि संयंत्र तंत्र को वह सर्वश्रेष्ठ मानता है। और वह अरस्तु जिस संविधान की तलाश कर रहा था, खोज कर कि कौन सा संविधान अच्छा हो सकता है, कौन सा संविधान दुनिया के तमाम देशों में, हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के अकॉर्डिंग कि दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर कौन सा संविधान ठीक तरीके से लागू हो सकता है, तो वह जिस संविधान की बात करता है वह है संयंत्र तंत्र, जिसको वह पॉलिटी नाम देता है। ठीक है, इसको अपन मध्यम मार्गीय तंत्र भी कह सकते हैं, या अपन ये कह सकते हैं मध्यम मार्गीय शासन प्रणाली भी कह सकते हैं। और इसी को वह संवैधानिक शासन प्रणाली कहता है, और इसी को ही वह सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कहते हैं। हमारा पॉइंट भी यही कि सर्वोत्तम राज्य वह राज्य को, संविधान को एक ही मानता है। सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य क्या है, या हम ये कहें कि सर्वश्रेष्ठ संविधान क्या है, तो अरस्तु के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली क्या है, संयंत्र तंत्र है दोस्तों। अब यह संयंत्र तंत्र को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना, तो उसके पीछे ये कारण बताता है कि दोस्तों कि जो जनता है कि ऐसा राज्य जिसके अंदर जनता न तो ज़्यादा गरीब हो और न ही ज़्यादा अमीर हो। तो वो कहता है कि न ज़्यादा गरीब हो न ज़्यादा अमीर हो, बीच किसी मध्यम वर्ग की श्रेणी की जो है जनता होनी चाहिए। और वह उसी प्रकार तो उस राज्य में रहने वाले जो लोग हैं वो मध्यम वर्ग के होने चाहिए। जब मध्यम वर्ग के लोग होंगे तो शासन व्यवस्था के अंदर भी लोग क्या होंगे, मध्यम वर्ग के ही रहेंगे। तो मध्यम वर्ग के लोग जब शासन करेंगे मध्यम वर्ग जैसे लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं अरस्तु के नज़रों में क्या है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो दोस्तों तो यह यहाँ पर वो अमीर गरीब के बारे में बताता है कि अमीर और गरीब के बारे में बताता है कि ऐसा शासन प्रणाली या ऐसा राज्य जिसमें रहने वाले लोग न ज़्यादा अमीर हो और न ज़्यादा गरीब हो, तो कैसे होने चाहिए दोस्तों, मध्यम श्रेणी के, कैसे होने चाहिए, मध्यम वर्ग के लोग होने चाहिए। और जिस राज्य के अंदर मध्यम वर्ग के लोग होते हैं और जिस राज्य की जो सरकार होती है, जो संविधान होता है, वो भी एक तरह से मध्यम वर्ग के श्रेणियों के द्वारा बनाया जाता है या मध्यम श्रेणियों के द्वारा चलाया जाता है। तो उस शासन प्रणाली को अरस्तु कहीं ना कहीं सबसे श्रेष्ठ शासन प्रणाली कहता है दोस्तों। यहाँ पर अरस्तु ये भी कहता है कि एक शब्द, ये शब्दावली है, जैसे अमीर गरीब, अभी मैंने कहा कि अमीर ज़्यादा, न तो ज़्यादा अमीर होना चाहिए न ज़्यादा गरीब होना चाहिए, मध्यम वर्ग के लोग होने चाहिए। तो वहाँ पर वह संपन्नता और विपन्नता शब्द का प्रयोग करता है, ये याद रखना, संपन्नता व विपन्नता, ठीक है, संपन्नता और विपन्नता।
कि राज्य के अंदर न तो ज़्यादा संपन्न लोग होने चाहिए, न ज़्यादा लोग गरीब होने चाहिए, न संपन्नता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, न ज़्यादा विपन्नता होनी चाहिए। एक मध्यम श्रेणी के लोग होने चाहिए, मध्यम श्रेणी की समानता होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति से रूप से मध्यम श्रेणी के लोग ही होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ पर कौन सा शासन प्रणाली श्रेष्ठ हो सकता है? संयंत्र तंत्र हो सकता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब मैं ये कहूँ कि संयंत्र तंत्र के अंदर दो संविधानों को सम्मिलित किया है। अभी बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों देखते हैं कि अरस्तु जिस संविधान को, जिस राज्य को वो अच्छा मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है, व्यवहारिक मानता है, वह कौन सा है? संयंत्र तंत्र, जिसको वह पॉलिटी नाम देता है दोस्तों, और इसी को वह संयंत्र लोकतंत्र कहता है। क्या कहता है? संयंत्र लोकतंत्र, मॉडरेट डेमोक्रेसी के नाम से भी जानता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अरस्तु के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ संविधान क्या है? संयंत्र तंत्र है, पॉलिटी है, या फिर संयंत्र लोकतंत्र, मॉडरेट डेमोक्रेसी है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अरस्तु के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ राज्य क्या है? तो संयंत्र तंत्र, ठीक है, पॉलिटी है दोस्तों। वह राज्य को, संविधान को एक ही मानता है। अब बात करते हैं कि वह ये कहता है कि जो संयंत्र तंत्र है, संयंत्र तंत्र के अंदर दो प्रकार के संविधानों की विशेषताओं को उसने जोड़ा कि धनिक तंत्र और लोकतंत्र। धनिक तंत्र और लोकतंत्र, ये इनको तो वह एक तरह से निरंकुश शासन प्रणाली मानता है, बढ़िया नहीं मानता है। तो इनका मिलता जुलता रूप, यानी दोनों शासन प्रणाली जिसमें जो अच्छी बातों को ग्रहण करके उसने संयंत्र तंत्र का नाम दिया कि न ये होनी चाहिए, कुछ इसमें जो अच्छी बातें हैं वो इसमें लागू रहेगी, जो इसमें कुछ अच्छी बातें हैं वो इस संविधान में लागू होगी। तो वह धनिक तंत्र लोकतंत्र का एक मिक्स रूप बताता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की बात की, या प्लेटो ने जिस संविधान की बात की, उसमें दो कौन से वो संविधान हैं जिनका वह मिक्स रूप अपने सर्वश्रेष्ठ राज्य में या सर्वश्रेष्ठ संविधान में बताता है? तो वो है धनिक तंत्र और लोकतंत्र। यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोस्तों। अरस्तु इसको अच्छा क्यों माना? इसको अच्छा एक दूसरा कारण ये भी मानता है कि वह कहता है कि प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की थी और उस आदर्श राज्य में आदर्श राजा की कल्पना की थी, तो आगे आने वाले समय में आदर्श राजा होना मतलब इस धरती पर दुर्लभ होंगे। यानी कि एक आदर्श राज्य के अंदर आदर्श राजा बनना या उनको ढूंढना इस धरती पर दुर्लभ होंगे। यह विचार अरस्तु ने दिया। तो उसने कहा कि फिर दुर्लभ होंगे तो आदर्श राजा मिलेंगे नहीं, तो उसने राजतंत्र को अच्छा माना पहले। तो उसने कहा कि राजतंत्र भी अच्छा नहीं है। फिर उसने कुलीन तंत्र को अच्छा माना, तो वह कुलीन तंत्र भी अच्छा नहीं होता। तो उसने एक बीच का मार्ग अपनाया कि इस धरती पे ऐसे लोग तो हमेशा रहेंगे, मध्यम वर्ग के लोग, ऐसे लोग जो न तो ज़्यादा संपन्न होंगे और न ही ज़्यादा विपन्न होंगे, अर्थात न तो ज़्यादा लोग गरीब होंगे और न ही ज़्यादा अमीर होंगे, मध्यम श्रेणी के लोग ज़्यादा रहेंगे। तो हम क्यों ना मध्यम श्रेणी जैसा ही राज्य बनाएं, अर्थात मध्यम श्रेणी जैसा ही संविधान बनाएं। मध्यम श्रेणी के लोग ज़्यादा रहेंगे और मध्यम श्रेणी के लोगों में से अपना प्रतिनिधि चुनकर आएगा, वो सरकार बनाएगा, वह शासन व्यवस्था में जाएगा। संयंत्र तंत्र यहाँ पर संविधान बनाएगा, यहाँ पे शासन व्यवस्था करेगा दोस्तों। तो वो मध्यम श्रेणी के लोगों को यहाँ पर शासन करने के बारे में वो इनवाइट करता है, कहता है, प्रतिनिधि बनाने की कोशिश करता है अरस्तु। ठीक है, तो मध्यम श्रेणी, इसीलिए इसको वह मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे मध्यम मार्ग क्या है, कि न तो अधिक गरीब होना चाहिए न अधिक अमीर होना चाहिए। मध्यम श्रेणी के लोगों के द्वारा जो शासन होता है, जो शासित होते हैं, वही क्या है, मध्यम श्रेणी का राज्य कहलाता है, वही मध्यम श्रेणी का संविधान कहलाता है दोस्तों। तो अब आपके सामने कई बार ये प्रश्न आता है कि मध्यम मार्ग की शब्दावली किसने दी? मध्यम मार्ग की शब्दावली किसने दी? तो जाहिर है अरस्तु ने दी। संयंत्र तंत्र को सर्वश्रेष्ठ किसने समझा? जाहिर है अरस्तु ने समझा।
आपसे पूछा जा सकता है कि जिस संविधान को वो सर्वश्रेष्ठ मानता है उसमें कौन कौन से 2 संविधानों का मिक्स रूप किया है, धनिक तंत्र, लोकतंत्र दोस्तों, ठीक है। तो यह संविधान को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना, ताकि जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, वो कहता है कि मध्यम श्रेणी एक तरह से ये समझे कि न जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो भी अच्छी तरह से शासन नहीं चला सकते, और जिनके पास बहुत ज़्यादा कम पैसा है, गरीब है, वो भी अच्छी तरह से शासन नहीं चला सकते। तो वो कहता है कि मध्यम श्रेणी के लोग ही शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चला सकते हैं और शासन व्यवस्था को कानून नियमों का पालन कर सकते हैं। तो वो कहता है कि मध्यम श्रेणी के लोग ही राज्य में ज़्यादातर रहनी चाहिए और मध्यम श्रेणी के लोगों के द्वारा ही संविधान बनना चाहिए, और मध्यम श्रेणी के लोगों का जो संविधान बन गया उसके अकॉर्डिंग ही कानून नियम बनने चाहिए। तो कहीं ना कहीं मध्यम श्रेणी की बात करता है, मध्यम वर्ग की बात करता है। तो ये बात है दोस्तों। तो मध्यम मार्ग की शब्दावली किसने दी, अरस्तु ने दी दोस्तों। एक कथन मैं आपके सामने फटाफट लिख देता हूँ समय बचाने के लिए। दोस्तों आगे बात करते हैं कि अरस्तु ने गरीब और अमीर के बीच का रास्ता अपनाया कि न तो लोग ज़्यादा गरीब होना चाहिए और न ही ज़्यादा लोग अमीर होना चाहिए, मध्यम श्रेणी के लोग होने चाहिए राज्य के अंदर, और मध्यम श्रेणी के लोगों के द्वारा ही शासन शासित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, शासन चलाया जाना चाहिए, और मध्यम वर्ग के लोग ही उच्च पदाधिकारी बनने चाहिए, मध्यम लोगों के द्वारा ही संविधान बनना चाहिए, मध्यम लोगों के द्वारा ही कानून नियम बनने चाहिए। तो वो इस तरह की बात करता है। तो मध्यम श्रेणी के लोग जिस कानून व्यवस्था को बनाएंगे या जिस राज्य में रहेंगे उस राज्य को वह पॉलिटी नाम देता है, उस संविधान को वो पॉलिटी कहता है दोस्तों। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था क्या है, पॉलिटी है, संयंत्र तंत्र है दोस्तों। तो वह विपन्नता और संपन्नता की बात करता है कि जिस राज्य के अंदर विपन्नता है, संपन्नता है, अर्थात गरीबी और अमीर, बहुत ज़्यादा गरीब है और बहुत ज़्यादा अमीर है, तो उस राज्य का जो संविधान है वह राज्य है ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकता। उस राज्य के ऊपर कोई ना कोई कभी ना कभी किसी समय कोई भी आक्रमण कर सकता है। आप इस बात के समझिए दोस्तों। तो वो कहता है कि वह राज्य नहीं रह पाएगा, उस पर कोई भी आदमी अधिकार, कोई भी मतलब जो राज्य है वो अधिकार कर लेगा। तो इस तरह से क्या है कि वह मध्यम श्रेणी की बात करता है कि मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा रहने चाहिए राज्य के अंदर, और मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा ही क्या है, शासन होना चाहिए। तो आप ये शब्दावली याद रखना, विपन्नता और संपन्नता दोस्तों। ठीक है, अब अरस्तु क्या कहता है कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन ही अनिवार्य श्रेष्ठ जीवन है। ठीक है दोस्तों, और यह मध्यम मार्ग भी ऐसा है जिसको प्राप्त कर लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। भले मध्यम वर्ग में अपन आराम से रह सकते हैं कि ज़्यादा न तो गरीब हो सकते हैं और न ही ज़्यादा अमीर हो सकते हैं, मध्यम वर्ग में रहो। और इसीलिए तो वह अरस्तु संपत्ति पर प्रतिबंध लगाया है कि निजी संपत्ति रखो आप, लेकिन उतनी ही कि जितनी आपको आवश्यक हो। एक निश्चित कैटेगरी के बाद में आपके पास संपत्ति रहेगी तो वह राज्य के अधीन हो जाएगी, राज्य उसका सार्वजनिक कार्य में उपयोग ले लेगा। तो इसीलिए तो वह संपत्ति के बारे में राज्य अरस्तु कहता है दोस्तों कि निजी स्वामित्व, संपत्ति के ऊपर निजी स्वामित्व, निजी अधिकार, स्वयं का अधिकार, लेकिन उपयोग सार्वजनिक हो। ठीक है, तो ये बात करता है दोस्तों। पिछले वाले वीडियो के अंदर बता दिया था मैंने। तो इस तरह से जब राज्य उस पर संपत्ति पर अधिकार कर लेगा तो व्यक्ति क्या होगा, ज़्यादा अमीर नहीं रहेगा और ज़्यादा गरीब भी नहीं रहेगा, मध्यम श्रेणी का अपने आप रह जाएगा। तो उस मतलब राज्य को ये अधिकार दिया है, संविधान को ये अधिकार दिया है कि लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो उसकी संपत्ति पर राज्य मतलब उस पर कंट्रोल रखे, उस पर नियंत्रण रखे, बाद में सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से उसका उपयोग किया जाए। तो जब इस तरह से सामूहिक रूप से उपयोग होगा तो व्यक्ति ज़्यादा अमीर नहीं रहेगा। कौन सी श्रेणी में रहेगा, मध्यम वर्ग की श्रेणी में ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं अरस्तु ये कहना चाहता है कि राज्य के द्वारा, संविधान के द्वारा लोग मध्यम श्रेणी में ही बने रहे, और जब मध्यम श्रेणी में बने रहेंगे तो राज्य भी बना रहेगा, संविधान भी बने रहेगा और व्यवस्थापिका भी बने रहेगी, सब सारी चीज़ सुचारू रूप से चलती रहेगी दोस्तों। मैक्सी ने एक तरह से टिप्पणी की थी
मध्यम श्रेणी के लिए बार बार अरस्तू कह रहा है, तो उस पर टिप्पणी की कि मध्यम श्रेणी के लोग जो होते हैं एक तरह से मतलब इतना ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, इतना उनमें थोड़ा सा विवेक बौद्धिकता की कमी होती है। लेकिन फिर भी अरस्तू ने जिस प्रकार से संविधानों का परिवर्तन किया, संविधानों का चक्कर उसने समझाया, वो दुनिया के तमाम देशों में ऐसा हमारे को देखने को मिलता है। एक तरह से देखो मैक्सी ने क्या कहा था, यद्यपि मध्यम वर्ग के लोगों में बुद्धि की प्रखरता नहीं होती है, बुद्धि की प्रखरता नहीं होती है, वे राज्य की स्थापना के लिए आदर्श नहीं हो सकते। वह कहते हैं कि अरस्तू की आलोचना कर रहा है मैक्सी कह रहा है कि मध्यम वर्ग के लोग इतने ज़्यादा मतलब संपन्न नहीं होते हैं दिमाग से, तो वो शासन करने में असमर्थ होते हैं। फिर भी इतिहास में राज्यों में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए अरस्तू की शासन व्यवस्था उचित प्रतीत होती है। तो समालोचना करता है कि मैक्सी आलोचना भी करता है, प्रशंसा भी करता है दोस्तों। तो ये बात है दोस्तों। तो आज आपने देखा कि अरस्तू के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली क्या है, संयंत्र तंत्र है, जिसको वह पॉलिटी नाम देता है। और पॉलिटी के अंदर दो शासन व्यवस्था से वो मिलकर बनाता है, धनिक तंत्र दोस्तों, ठीक है, और लोकतंत्र, ठीक है दोस्तों। और अमीर और गरीब का फैसला कम करके उसने मध्यम श्रेणी के बारे में बात की थी दोस्तों, ठीक है। और जहाँ रहो मस्त रहो। पहली बार आप मेरे चैनल पे हो तो ज़रूर उसको लाइक शेयर करें दोस्तों, और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। जहाँ रहो मस्त रहो। धन्यवाद।